हम हैं इस वक्त मौजूद इस्तांबुल आइदन यूनिवर्सिटी में। आपको दिखाते हैं मुकम्मल टूर। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेटिव मालूमाती व्लॉग दिखाने लगे हैं और आपको सैर करवाने लगे हैं इस्तांबुल की आइदन यूनिवर्सिटी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आज हम आए हैं इसका टूर करने और हमें इनवाइट किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त और एक प्राउड पाकिस्तानी जिनका नाम है उवैस वोरा। आपकी अभी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और आपको यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल विज़िट करवाएंगे। यूनिवर्सिटी में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और कैसा कैसा जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा वो भी तफसीलात बताएंगे और एडमिशन लेने के स्टार्ट से लेके आखिर तक का सारा प्रोसीजर, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उसके बारे में भी तफसीलात बताएंगे। ये एक गाइडिंग व्लॉग है, हम आपको गाइड करेंगे आपकी तालीम के हवाले से। दुनिया भर में जहाँ से भी कोई यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे यूरोप से या दुनिया के किसी भी हिस्से से, यहाँ पे करीबन 70 से ज़ायद ममालिक के तलबा और तालबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, ज़ेर तालीम हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रॉड से जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनते हैं या बाहर मुल्कों में दाखिला लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो कैसे स्कैम भी हो जाते हैं, तो उनसे बचने के तरीके भी आपको बताएंगे और सभी चीज़ें आपको आज के इस व्लॉग में समझाएंगे, बताएंगे, रहनुमाई देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा व्लॉग हमारा। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो चलें शुरू करते हैं हमारा इस्तांबुल आइदन यूनिवर्सिटी का टूर। चलिए। आपको लेके चलते हैं आइदन यूनिवर्सिटी के टूर पर और इब्तिदा करते हैं जी अनादोलू बिल यूनिवर्सिटी का। देखिए 2003 से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कायम है और चलें यूनिवर्सिटी टूर का आगाज़ करते हैं और आपको सारी यूनिवर्सिटी डिटेल से दिखाते हैं और सारी डिटेल भी बताएं। तो ये मेन है, ये देखिए इस्तांबुल आइदन यूनिवर्सिटी। ये करियर डिपार्टमेंट है जो करियर काउंसलिंग करता है स्टूडेंट की। यहाँ इसके पैनल पे टर्किश एयरलाइन और बड़ी कंपनीज मौजूद हैं और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको आगे करियर चूज़ करने के लिए गाइड किया जा सके। तो करियर काउंसलिंग और करियर डिपार्टमेंट भी मौजूद है यूनिवर्सिटी में। अब आपको हम लेके चलते हैं आइदन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी लेके देते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल ऑफिस अंदर जाते हैं, इंटरनेशनल ऑफिस चलते हैं और आपको तफसील मुहैया करते हैं। चलिए हमारे साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं आइदन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड सिदा एंड मारियाना। हमें ये गाइड करेंगी
नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन और सारे मराहिल क्या हैं, और they'll be speaking in English and they'll be guiding us in English, so no issue for any language people in all over the world. So I will request Seda to describe the procedure and system of registration from registration to end in Aydın University, please. So here at Istanbul Aydın University, all of our processes are online until the final registration moment. So from the beginning, what happens is students have to go on our website and make an online application. Within that application, they need to write their personal information and attach their documents such as their passport, diplomas, and transcripts. Once we receive that application, we evaluate it here within our university, and then our faculties evaluate it. And if all is well, our students are accepted into the programs and are given an offer letter. After receiving this offer letter, the student is supposed to pay a fee before they can start their visa application process. Once they make that payment for the supposed fee, they will get an official acceptance letter. Once they have that, they can apply for a visa, which will require them to contact the Turkish embassy and start the process there. They receive their visa, they come in here with their original documents, and then we complete their registration. So it's super easy, super clear, and that's why we have more than 10,000 international students in this university. Okay, Mariana, thank you very much for giving us time. Now I would like to know that what is the specific, there is any specific criteria for enrollment here in Aydın University for international students? So thank you very much for your kind question. To be honest, as the representative of the Erasmus office, I have to inform all international students about the Erasmus opportunities. So once the student, whether they enroll for associate, bachelor, master or PhD programs at Istanbul Aydın University, once they study for one semester, actually they qualify to apply for an Erasmus scholarship. What this entails is that they have a minimum CGPA of at least 2.2 out of 4 if they are an undergraduate student, and 2.5 if they are graduate students or PhD students. So provided they have that, and provided that of course they have a language skill of at least B1 in English or in other foreign languages, they can qualify to participate in an Erasmus exchange. What they can do, where they can go. We have more than 350 partners in Europe and outside of Europe where we can send our students for a study mobility, for an internship mobility, or for a short-term mobility. The beauty of the Erasmus program is that they can earn Erasmus scholarships provided by the Turkish National Agency via Istanbul Aydın University, and I must tell you that we are one of the foundation universities over here in Turkey that has the highest budgets. So all in all, a lot of advantages for our students. Moreover, they can qualify to go for an Erasmus scholarship opportunity for up to 12 months per study cycle. So let's say a student starts with us in associate degree, then they continue with their bachelor degree. Per each study cycle from associate to PhD program, they can go for Erasmus for up to 12 months. Moreover, and we do have a special case in this aspect, the Erasmus internship opportunities are available for students even after graduation. The most important thing is that they do their application while they're in their final year. Provided that they pass our internal selection, they can qualify for an Erasmus scholarship and do an internship after graduation, which can render, of course, to new job opportunities somewhere in Europe or outside of Europe. So basically, that's it about Erasmus shortly. Erasmus program, you said. Yes. Can you elaborate more for those who don't know about this? Yeah, so it's quite easy. Erasmus.aydin.edu.tr is the webpage of Istanbul Aydın University. The students can find over there all the necessary information. CGPA plus language score, this is the minimum. When we open the call for application, which we do annually every February at the end of the fall semester, we notify all the enrolled students at Istanbul Aydın University about this call via social media, via the UBIS webpage, via the Erasmus webpage. So basically, there is no chance for them to miss this application process. At the end, what does this render to the graduates of Istanbul Aydın University? More job opportunities, to be honest, because this is one of the programs that definitely is important for the young graduates, and it's a way of them differentiating themselves from the other thousands of graduates of same program at Istanbul Aydın, not only. Last question. Sure, of course. Progression of this degree from Aydın University in Europe or UK or USA, how it is accepted?
That's a very good question. It's a question that we get a lot actually from our graduate students. You must know that each country has their own set of regulations and everything. But what is nice about Istanbul IT University is that we are part of the Bologna process or the Bologna system. That's an European process that involves a lot of European institutions. So provided that they graduate from Istanbul Aydın University, they will be given upon graduation a transcript of records with all the grades and details about the courses that they took, but they also will be given a diploma supplement, which is a document specifically designed to offer more information about the educational system over here in Turkey, the courses, the grades. Their Erasmus mobilities will be recorded over there, and that's an added bonus for them to then apply to the local authorities of that respective country to get approval and recognition of their courses. So it's an easier process when they study with us and they want to continue in Europe versus whether, they start somewhere else and then of course they have to go through the same process regardless of the country. Thank you so much, Seda and Mariana, for giving us your precious time. Anytime. अब आपको जी हम दिखाने लगे हैं यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लैज क्लासरूम कि यहाँ पे क्लासरूम कैसे हैं, डिजिटलाइज क्लासरूम हैं और बड़ी खूबसूरत बैठने की जगह है, पर दिल करता है यहाँ बैठ के पढ़ने को। तो चलिए आपको आयदन यूनिवर्सिटी का क्लासरूम दिखाते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है वो सिटिंग एरिया है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जी हमारे यहाँ के आज के मेज़बान मिस्टर वैस वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे उस्ताद हैं, टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी देर से आप हमें घुमा रहे हैं, अब आपसे बातचीत भी करते हैं क्योंकि अब आपकी जगह पर हम आ चुके हैं। तो वैस वोरा साहब जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, एक प्राउड पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे पढ़े भी और अब पढ़ा भी रहे हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी फीलिंग होती है जब आप जिस दरसगाह में पढ़ते हैं और फिर उसी में पढ़ाते भी हैं, तो ये एक डिफरेंट फीलिंग है। और अब हम इनकी जगह पे आ गए हैं, यानी कि क्लासरूम। अब इनसे ही हम जानते हैं कि ये क्लासरूम के बारे में हमें तफसीलात बताएं। जी वोरा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। और अब हमें बताइए यहाँ क्लासरूम कैसे होते हैं। हमें तो वो चाक वाले बोर्ड पे पढ़ने की आदत थी, तो आप बताइए अब कैसे हैं क्लासरूम। बेसिकली मैंने भी जब अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की थी और वहाँ मैंने जो है वो चौक वाले बोर्ड से ही अपनी तालीम का आगाज़ किया था, लेकिन सारे वक्त और हालात बदलते हैं और हमें ज़माने के साथ कदम ज़रूर मिलाना चाहिए। और ये वो टेक्निक है, बेसिकली ये एक डिजिटल क्लासरूम्स कहलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बना हुआ है बोर्ड स्पेशल, ये जो एक बोर्ड स्पेशल बना हुआ है, कंसोल है ये। हाँ, इसमें जो है एक तो ये प्रोजेक्टर, इसमें यहाँ पे सिस्टम्स लगे हैं जिसमें हमारे सारे नोट्स, लेक्चर्स और सब कुछ होता है। यानी आपका पर्सनल लॉगिन दिया जाता है आपको, वो यहाँ आप लॉगिन कर लेंगे, आप अपनी यहाँ USB भी लगा सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। पूरा एक कंप्यूटर है, ये आप समझ लें, ये पूरा एक अंदर एक कंप्यूटर मौजूद है और उसमें हमारी USB, नोट्स, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ पे डिजिटलाइज जो है और हम यहीं से बैठ के उनकी अटेंडेंस ले सकते हैं। आजकल छुट्टियां हैं तो वो हम दिखा नहीं सकते हैं, वरना रियल टाइम क्लासरूम भी आपको दिखाएंगे कभी। तो यहाँ पे इसके अलावा QR कोड जनरेट होता है, उसके बाद जो हम QR कोड है वो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आ जाता है और वही QR कोड जो है वो बच्चे यहाँ से स्कैन करते हैं और वही स्क्रीन जो यहाँ चल रही है वो उनके पास भी। क्या बात है जी, जिद्दत आ चुकी है पढ़ाई में। अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सफ़े काले करने की ज़रूरत नहीं, तवज्जो सारी है पढ़ाई पे। यानी पहले हम किया करते थे, जब हम पढ़ते थे अपने दौर में, तो हमने जल्दी जल्दी लिखना होता था कि जल्दी टीचर मिटा ना दें। तो अब सब चीज़ें आपके पास आ गई हैं, आपकी तवज्जो टोटली मरकूज़ है पढ़ाई पे। ज़बरदस्ती ये जिद्दत है। अब जो है वो बदल चुका है ज़माना और पढ़ाई का स्टाइल भी बदल चुका है। अब ना वो चाक वाले ब्लैक बोर्ड्स हैं और ना ये लिखने की जल्दी है तालिब इल्मों को, और ना इस असातिज़ा को जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ाने और भागने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप मज़ीद बताइए हमें यहाँ पे और क्या सहूलतें क्लासरूम में मुहैया की गई हैं। क्योंकि यहाँ पे तुर्की में वैसे 7 से 8 महीने बहुत ज़्यादा एक तो सर्दी बहुत होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज हीटर मौजूद है। अभी तो थोड़ा AC है क्योंकि यहाँ गर्मी है, वैसे यहाँ सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है जो क्लास के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा साइड्स पे अगर आप देखें तो एक और स्पेशल जो है उसको पेटेक कहा जाता है तुर्किश में, जो यहाँ हीटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे हीटर्स दिए हैं। इसके अलावा क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पैक है, बिल्कुल ये भी एक हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये बहुत सारे ये बने होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जब बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है,
तो इसलिए वो अपनी जैकेट्स वगैरह कैप्स और वो सब यहाँ पे रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे हैंगर्स, जैसे मैंने बताया, पैटैक कॉम्बी है। इसके अलावा सेंट्रलाइज हीटर के साथ साथ हमारे रिमोट्स होते हैं और हम इनके ज़रिए जो है वो अपने प्रोजेक्टर को कंट्रोल करते हैं। पहले दौरे में होता था कि हम प्रोजेक्टर को खींचा करते थे शायद, लेकिन अब ये जो है डिजिटलाइजेशन है बिल्कुल, और हम इस बटन के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को। Everything is on the clicks. Exactly, everything is on the click because you know that the time has changed actually. कितने स्टूडेंट्स की क्लास होती है? ये क्या मीडियम क्लास है, बड़ी क्लास है या छोटी क्लास है? ये इस वक्त जो है 3 और 4 रैंक्स दिए जाते हैं। एक तो होता है बहुत बड़ी क्लास, उसके बाद एक क्लास होती है जो थोड़ी बड़ी, तो ये थोड़ी बड़ी क्लास कह सकते हैं। उसके बाद होता है मीडियम और उसके बाद होता है शॉर्ट क्लास। इस क्लास में भी आप देख सकते हैं मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ बैठ सकते हैं। एक एवरेज क्लास जो है वो कितने स्टूडेंट पे मुश्तमिल होती है? 70 to 80 स्टूडेंट्स जो है वो मास्टर्स की क्लास, और बैचलर की क्लास जो है वो 50 to 60, एसोसिएट्स की क्लास जो है वो 30 to 45। ओके, और सभी क्लासेस का सेटअप ऐसे ही? तकरीबन जो है वो सभी क्लासेस का ऐसा ही है। कुछ क्लासेस स्पेशल क्लासेस होती हैं जिनके जो है राउंड टेबल्स होते हैं, या अगर कोई प्रैक्टिकल क्लासेस हैं लाइक जैसे हेयर डिज़ाइनिंग या शू मेकिंग का जो कोर्स होता है वो उनकी, या डेंटिस्ट वालों की या मेडिकल वालों की, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ सभी इसी तरह सबके लिए यकसा फैसिलिटीज़ मौजूद है, सबके लिए यकसा जो है वो चांसेस मौजूद हैं। तमाम क्लासेस में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, स्पेशली लेबॉर्ट्रीज़ में, और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ होता है। स्टूडेंट्स को मारा भी जाता है? अब वो दौर भी चला गया। तो मारे खा के पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो दौर भी चला गया कि हम भी स्टिक खाते थे, और दोस्त हैं स्टूडेंट और टीचर, जो दोस्त। एग्जैक्टली, स्टूडेंट टीचर से दोस्त जो है उनका रिश्ता होता है, वो इस तरह का हो गया। बिल्कुल ठीक। क्लासरूम देखा, क्लासरूम की सहूलियात देखी, आगे बढ़ते हैं। जैसे पुराने दौरों में होता था कि बच्चों को एक स्केड्यूल दिया जाता था, टाइम टेबल दिया जाता था, जिसमें वो खोल के देखते थे कहाँ हमारी क्लास है, किस रूम में। अब वो दौर भी जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यूरोप और जिस तरह तुर्की और कंट्री से तरक्की की है। एक शीट बनी होती थी कि आज ये क्लास है और आज ये है टाइम टेबल। जी, अब जो है ऐसे डिजिटल बोर्ड्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप आपकी कहाँ क्लासेस हैं, किस रूम में हैं और किस टाइम में आपका पूरा स्केड्यूल जो है वो आ जाता है। आपने क्लास में कब इंटर होने की अटेंडेंस है, वो भी जो है डिजिटलाइजेशन है, आपको वो दौर भी जा चुका है। तो जैसे मैं अपना कार्ड पंच करूँगा तो इस वक्त मैं कौन से गेट से कब इंटर हुआ वो मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा देखें, जैसे मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और मैं किस गेट से सुबह इंटर हुआ, किस गेट में मैं एग्ज़िट हुआ, इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कितने बज के कितने मिनट पे मैंने कौन से गेट से एंट्रेंस की, गिरीश का मतलब होता है एंट्रेंस, एग्जिट, एक मिनट वाइज मेरी पूरी जो है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है। एक्चुअली टीचर्स को चेक करने के लिए भी एक सिस्टम है कि आप टीचर्स ने अपने लेसन दिए नहीं, स्टूडेंट्स भी इसी तरह चेक, उन्हें लेसन प्रोग्राम मेरा ये आ चुका है। जैसे ये मंडे टू फ्राइडे किस टाइम पे कौन से रूम में मेरी क्लासेस हैं, जैसे देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मेरी किस डे मेरे क्लासेस हैं, डेज लिखे हुए हैं। और इसके अलावा सारी और चीज़ें जो है कौन कौन से लेसन्स में पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़, सब कुछ डिजिटलाइजेशन, कब एग्ज़ाम है बच्चों का, कौन सी सिस्टम है, कौन से मेरे स्टूडेंट है, सारी चीज़ें, अनाउंसमेंट सब इसमें जो है वो मौजूद है। ये एक कार्ड से, इवन लिफ्ट भी जो है वो इसी कार्ड से चलती है, हम अपना फूड भी जो है वो इसी कार्ड से ले सकते हैं। मतलब ये सब कुछ है डिजिटलाइजेशन पे। दौर बदल गए हैं जी, ज़माने बदल गए हैं। हमारे दौर में भी ये होता तो हम भी बड़े खुश होते लेकिन चलें आने वाली नस्ल के लिए। जी अवैस साहब, अब हम आयदन यूनिवर्सिटी के किस हिस्से में और हमें आप क्या दिखाने जा रहे हैं? जी, इस्तांबुल आयदन यूनिवर्सिटी की ये एक लाइब्रेरी है और टाइम की कमी की वजह से हम और लाइब्रेरी अभी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो बहुत बड़ी और बहुत टाइम हमारा लगेगा। लेकिन लाइब्रेरी की खुसूसियात ये हैं कि ये जो लाइब्रेरी ये 24/7 यानी कि 24 घंटे खुली रहती हैं और इधर कंप्यूटर जी स्टडी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कोई नेशनल डे हो, नेशनल हॉलीडे हो, लेकिन ये लाइब्रेरी जो है वो हमेशा 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल रूम्स हैं जो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए रूम्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर 24 घंटे यहाँ पे ओपन है, लैपटॉप्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी और एक ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे जो है वो उसका यहाँ पे इनके पास मौजूद है। चलें अंदर, चलें जी।
अब हम आ गए हैं जी आयदन यूनिवर्सिटी की मस्जिद में। तो आपको दिखाते हैं इस यूनिवर्सिटी के में मस्जिद भी यकीनन मौजूद है, आपको मस्जिद भी दिखाते हैं आयदन यूनिवर्सिटी की। चलें जी, ये देखें, ये वज़ूखाना बना हुआ है और चलते हैं मस्जिद के अंदर। बहुत ही जैसे कि तुर्की जो है वो जाना जाता है मस्जिदों के लिए, तो मस्जिदें यहाँ की बहुत खूबसूरत हैं। वैसे ही तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अब आपको दिखाते हैं आयदन यूनिवर्सिटी का जिम्नेज़ियम, जो फुल फ्लैट जिम्नेज़ियम है, जहां खेलों की, वर्जिश की, एक्सरसाइज की सभी सहूलतें मौजूद हैं और बहुत बड़ा और जदीद किस्म का जिम्नेज़ियम है। चलें हमारे साथ आपको जिम्नेज़ियम दिखाते हैं। शुरू करते हैं जी टेबल टेनिस से। आप यहाँ पे टेबल टेनिस एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये खेल रहे हैं टेबल टेनिस। इस वक्त नौजवान स्टूडेंट जो हैं वो टेबल टेनिस एंजॉय कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का अपर फ्लोर कैफेटेरिया है जी। यहाँ पे आपको, यहाँ टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी। और ये ऐसे बहुत से कैफेटेरियाज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। सिर्फ एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 7-8 कैफेटेरियाज़ मौजूद हैं। आपको पहले कैफ़ेटेरिया दिखाया यूनिवर्सिटी का। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको कैरेफोर, सबवे और सभी रेस्टोरेंट, और आपको यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पे आपको सभी सहूलतें खाने पीने की मुयस्सर होंगी। और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर है। अच्छी खासी सिटिंग है यहाँ पे स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी का अपना बुक स्टोर है। यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल हैं, यूनिफॉर्म्स भी, और हर चीज़ जो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए वो यहाँ पे दस्तयाब है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के -4 से +4 में, यानी 8 फ्लोर के बीच में घूमते घूमते ये एक सिटिंग एरिया बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे फूड कोर्ट भी है, खाना पीना भी है और सिटिंग प्लेस भी है। रिलैक्स कर सकते हैं, लैपटॉप्स पे काम कर सकते हैं, क्लासेस के बाद यहाँ आके थोड़ा गेम्स खेल के एंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ फिर एक और कैफेटेरिया। हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी में बहुत से कैफेटेरियाज़ हैं, तो ये उनमें से एक है। ये भी फुल फ्लैज अच्छा बड़ा कैफेटेरिया है। हर तरह की सिटिंग अवेलेबल है। आपने जिस स्टाइल में बैठना है, चेयर पे बैठना है, बेंच पे बैठना है, ये इस तरह से बैठना है। बड़ा खूबसूरत एम्बियंस है, बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। वो देखें, बैठे हुए स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सुकून से बैठ के।
जी अब हमें अवैस साहब लेके आ गए हैं जी, कहाँ पर ये ही बताएंगे हमें। जी अवैस साहब हम कहाँ पर अब क्या दिखाने जा रहे हैं? अब जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, क्योंकि तुर्की में बच्चों को सिर्फ पेपर क्वालिफिकेशन नहीं, साथ साथ ऐसी जो है वो स्किल्स भी सिखाई जाते हैं, ऐसा हुनरमंद बनाया जाता है जिससे वो इंडस्ट्री में अपना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो यहाँ पे जो है बच्चों को स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स दी जाती है कि किस तरीके से जो है डिज़ाइनिंग के ऊपर काम किया जा सकता है, किस तरीके से क्लॉथ्स बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से शू रिपेयरिंग का जो है वो काम किया जा सकता है, किस तरीके से जो है डायमंड्स की स्टडी की जा सकती है। यानी काम करना सिखा रहे हैं कि काम भी करेंगे। आए जी आपको अंदर लेके चलते हैं। वाह 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 ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के नमूने यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत। ये सब बच्चों ने डिज़ाइन किए, ये हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड है, ज़बरदस्त। ये बच्चों के देखें प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर यहाँ पे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, फैशन डिज़ाइनर कंपनीज़ को बुलाया जाता है और बच्चे अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। और तो यही तरीका है, बच्चों को जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं। पहले आपको दिखाई एकेडमिक की क्लास और अब आपको दिखाते हैं टेक्निकल की क्लास। तो वैसे साहब आप बताइए ये क्लास कितनी मुख्तलिफ है एकेडमिक की क्लास से? सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे एक हुनर सिखाया जाता है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे कपड़े वगैरह बहुत सारे पड़े हैं। इनका सिटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। इनका जो है वो इनका प्रोजेक्टर जो है वो अलग स्टाइल में बनाया जाता है। इनका जो है वो यहाँ पे आपको शीशे वगैरह भी दिखेंगे और ऐसी भी क्लासेस है जहाँ पे जो है वो पूरा बेसन वगैरह भी लगा होता है और सिलाई मशीन्स बहुत सारी रखी हुई हैं जो अभी उनकी छुट्टियाँ हैं तो बंद है सारी, वरना यहाँ पे ये अलग है। यहाँ पे पीछे कोट लटके हुए दिखेंगे आपको, मोतियों के बड़े बड़े डब्बे पीछे लगे हुए दिखेंगे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टाइल की क्लास है जहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे आप ये जैसे साइंस की लैब हुआ करती है। हाँ, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के मोती पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन पड़े हुए हैं, अलग अलग किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप, सब वो चीज़ें मौजूद हैं कि किन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ। ये सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है? जी, सब कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ कौन से एग्जीबिशंस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वो सब जो है पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में उसकी मालूमात बच्चों को दी जाती है कि दुनिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, हमें अब किस ट्रेंड पे चलना है। ये सारी इंफॉर्मेशन ताकि कीप अपडेट रहें इन्वायरमेंट के साथ, दुनिया के साथ, उसके लगे हुए। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। यहाँ ये प्रैक्टिकल क्लासेस कहलाती हैं यहाँ पे। अब जो जहाँ मौजूद हैं ये एक स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहाँ बच्चों को इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, स्पेशली कार्स मेकिंग, कार्स रिपेयरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, ये वो सेक्टर है। यहाँ पे इस लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह जो है वो अजीज़ सेंजर ने किया था, जो एक नोबेल प्राइज़ है, जिनको वर्ल्ड वाइड 2015 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये लेबॉर्ट्री सब आपको दिखाते हैं। गाड़ियों के मॉडल, गाड़ियां बनाई जा रही हैं, सोलर व्हीकल्स। जी, तो ये हमारा इस्तांबुल आइडिया यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर, जो जहाँ से बैठ के टीचर्स लेसन देते हैं। इस रूम को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। स्पेशली आप ये देख सकते हैं कि ये लगाया गया है ताकि साउंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास 24/7 जो है वो सपोर्ट सिस्टम होता है, जो सामने ऑफिस हैं जो हमें
सपोर्ट कर रहे होते हैं अगर हमें कोई टेक्निकल इशू हो। बैकग्राउंड पे जो है जस्ट एक इस्तांबुल आइडल यूनिवर्सिटी का लोगो दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हो। बहुत कंफर्टेबल सीट्स डिज़ाइन की हुई होती हैं और यहाँ से कंप्यूटर है, इसके अलावा हम अपने लैपटॉप्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड हीटर और सेंट्रलाइज्ड एसी जो है एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है, स्पेशल किस्म की लाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे जी लाइट ऑन होती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका लेसन इन प्रोग्रेस है, तो इस रूम को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जी व्यूअर्स, आपने आयदन यूनिवर्सिटी का विज़िट किया मुकम्मल। हमने आपको जो है सैर करवाई यूनिवर्सिटी की। इतनी बड़ी है कि अभी हम कह लें कि हमने बहुत तेज़ जो है वो दौड़ के देखा है सारा कैंपस, और अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये कि अगर हम डिटेल डिपार्टमेंट वाइज घूमना चाहें तो हमें मेरा ख्याल 3-4 दिन भी कम पड़ेंगे। और हमारे साथ अवैस साहब बिल्कुल कदम ब कदम और कंधे से कंधा मिला के चलते रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें पूरा दिन दिया, हमारे साथ रहे, हमें पूरा कैंपस दिखाया और एक एक चीज़ के बारे में तफसीलात बताई। उम्मीद है आप लोगों को ये टूर यूनिवर्सिटी का कैंपस का अच्छा लगा होगा। अब पूरा कैंपस घूम के थक के हम आ गए हैं जी अवैस साहब के ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में जो इनका ऑफिस है। तो अब हम जानेंगे अवैस साहब से कि यहाँ आने के लिए आपने पहले भी देखा कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट के जो थी उन्होंने भी ब्रीफ किया, लेकिन हम अब कुछ अंदर की बातें जानेंगे अवैस साहब से, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि कैसे आ सकते हैं, कैसे किन चीज़ों से बचना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। जी अवैस साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हम एक बार फिर अदा करते हैं आपके वक्त का और आपकी मोहब्बत का। अब आपके हवाले माइक, और बताइए हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और स्पेशली पाकिस्तान में जो हमें देख रहे हैं तलबा तालबात जो ख्वाहिश रखते हैं यहाँ आने की, उनको गाइड कीजिए और रहनुमाई दीजिए कि वो किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए और किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। जी सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त निकालने का। और जहाँ तक ये कि जैसे हमने इंटरनेशनल ऑफिस में भी बात की, वो मेरे पहले कुलीग्स भी रहे, मिस मरियाना और दूसरे जो लोग थे। सबसे पहले ये कि जो बहुत से पाकिस्तानी हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये टाइम है उन सपनों को सच करने का, सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि रियल में कोई जो है स्टेप उठाने का। तो सबसे पहले तो अपनी सोच को रियलिस्टिक करें और अपना एक प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान बनाएं और एक इंटीग्रिटी के साथ जो है कोई स्टेप लें। देखें पाकिस्तान में जो है इस वक्त यूथ है जो एक कंफ्यूज भी मुझे थोड़ी सी लगती है यूथ, जिसके पास मोटिवेशन तो सब देते हैं लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं देता। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू वी शुड गिव देम अ डायरेक्शन। और जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली, वो पहले सर्च करें। इसके लिए आपको कोई एजेंसीज एजेंट्स से रुजू करने की कोशिश नहीं करनी मेरे ख्याल में। अगर चाहें तो करें लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप खुद, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, तो कंप्यूटर दिया है, तो आप सबको इतना आसान है ये अमल के खुद से किया जा सकता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप अपने तौर पे कर सकते हैं। मैंने भी जो है स्टार्टिंग अपने तौर पे की थी आज से 10-12 साल पहले। और आप खुद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएं, आप उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें। उनके हर डिपार्टमेंट इंटरनेशनल ऑफिसेज बने हुए होते हैं, इनको आप कंसर्न पर्सन को अपनी क्वेरी भेजें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। इसके अलावा तुर्की बुर्सलरी जो एक इनका मेन पोर्टल है स्कॉलरशिप्स का, वो है येते पे, टूबीटेक, और इसके अलावा कई स्कॉलरशिप्स जो है वो तुर्किश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसके साथ एकोमोडेशन भी दी जाती है और स्टिपेंड कुछ पे भी दिया जाता है। तो आप उन स्कॉलरशिप्स को देखें, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कोई भी ऐसी फील्ड हो, तो वो आप खुद अपने तौर पे सर्च करें, देखें उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, यू शुड सर्च अबाउट इट
एंड लेट्स मूव इट। और इसके अलावा क्योंकि बेहतर फ्यूचर हर किसी का हक है, जिस तरह आपने देखा कि हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, तो ये सबका हक है। और बाहर मुल्क में रह के आप एक तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है जो आप अपने मुल्क में रह के या एक जगह रह के शायद नहीं सीख पाते। वो तमाम चीज़ें आप जो है जब बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक एक्सपोजर के साथ बहुत सारी लर्निंग मिलती है जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ में फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है, हमारे वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से हैं जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब वो आने का सोचेंगे और पहली बार वो अपने मुल्क से निकल रहे होंगे तो उनको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन्हें बाहर तुर्की में आके, हम तुर्की के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ आके उनको फेस करना होंगी? सही। सबसे पहले जो है, जब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं आज से 12 साल पहले ऐसा स्टूडेंट आया था और उसके बाद फिर मैंने टीचिंग जो है वो ज्वाइन की। सबसे पहले तो ये कि किसी भी कंट्री की आप जब सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस कंट्री की लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, नॉट जस्ट इन द यूनिवर्सिटी बट एज ए इन्वायरमेंट। उस कंट्री का जो है वो वहाँ पे क्या कल्चर है, आप कल्चर अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, कि अगर आप किसी सर्द कंट्री में जा रहे हैं, सर्द मुल्क में, तो आपको अपने साथ जैकेट्स भी रखनी होगी इनिशियली अपने साथ, क्योंकि नए कंट्री में आते ही जो है वो एक एक्सपेंस लगता है पाकिस्तानी या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ भी यही था। तो आप जो है वो कंट्री की ज़बान को सीखें। आपने जिस कंट्री भी जाना है, अगर नॉन इंग्लिश कंट्री, जैसे तुर्की एक नॉन इंग्लिश कंट्री या जर्मनी है, तो वहाँ की ज़बान ज़रूर सीखें। चाहे आप इंटरनेट के थ्रू, अब तो फैसिलिटीज़ हैं, जो है इनिशियली आपको ज़बान आनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ के वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपके पास जो स्किल्स हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब आप जो है ये वो दौर है कि अब आप सिर्फ क्वालिफिकेशंस पे या डिग्री पेपर पे रिलाई नहीं कर सकते। अब आपको एक स्किल्स की ज़रूरत होती है, ग्लोबल एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो ये आपको जानना होगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस कंट्री में जाके, कैसे उस कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, जिससे आपको इनिशियली जॉब मिलने में भी आसानी होती है। तुर्की की जहाँ तक बात की जाए, तो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किश नेशनलिटी हासिल की और मैंने यहाँ से मास्टर्स किया। फिर रिसर्च के लिए मैं जर्मनी वगैरह गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसा यंगेस्ट पाकिस्तानी लेक्चरर जो है अपना स्टार्ट किया, और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉप यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर हूँ मैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट का वाइस हेड भी। अच्छा, इसी के हवाले से, जैसे यूके में है कि आप जब वहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ घंटे अलाउ होते हैं काम करने के लिए, क्या तुर्की में भी ऐसा है स्टूडेंट्स के लिए? तुर्की में थोड़ा सा डिफरेंट है। तुर्की में जिस तरह जर्मनी में और दूसरे कंट्रीज में पर आवर या ऑस्ट्रेलियन होता है, ऐसा जनरली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। जब एक स्टूडेंट ने पहला कदम उठाया रजिस्ट्रेशन के लिए और वो वेबसाइट पे गया, उसके बाद सारे मराहिल तय करके यहाँ पहुँच गया, तो तब उसके लिए क्या क्या इक़दाम करना ज़रूरी हैं? आइंदा जो 2 साल उसने यहाँ रहना है, और फिर 2 साल मुकम्मल होने के बाद आगे का लाया अमल क्या होगा एक स्टूडेंट के लिए? सबसे पहले तो आने से पहले आपने अपनी एकोमोडेशन अरेंज करनी है, और कोशिश ये करनी है कि यूनिवर्सिटी के ही रेफरेंस विसिनिटी में एकोमोडेशन मिले, यूनिवर्सिटी के करीब आपको एकोमोडेशन मिले, जो आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। या अगर आप किसी और लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, तो कोशिश की जाए कि यूनिवर्सिटी की जो है वो करीब तरीन हो, या जो लोग हों वो आपके ट्रस्ट वर्दी पीपल हो। तो ये सबसे अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें कि हमें एकोमोडेशन जो है वो आप कोई रिकमेंड करें, और उसके थ्रू आप एकोमोडेशन लें। उसके बाद आते ही सबसे पहली चीज़ आपको अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या कभी भी आप कोई किसी कंट्री में जाते हैं, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस कंट्री की। लाइक क्योंकि वीज़ा आपको शॉर्ट वीज़ा मिलता है, लेकिन जब आप स्टूडेंट परमिट पर अप्लाई करते हैं तो उसका एक अलग तरीके का है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की प्रॉपर गाइडलाइन लेनी चाहिए, और उन्हीं की गाइडलाइन को लेते हुए आपको अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे तुर्की में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है जो इस मिनिस्ट्री आपकी हेल्प करती है, और आप 1 साल 2 साल और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका स्टूडेंट लेटर, आपके फ़ोटोज़, आपकी डिटेल, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, इस सब चीज़ों के साथ आप स्टूडेंट परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वंस इसके बाद बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं कि कौन ऐसी बहुत सी जो है NGOs यहाँ बनी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, लाइक बाब आलम है, और भी इसके अलावा ICIST है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ को डील करती है। तो ये मैं समझता हूँ उनसे भी फ़ायदा उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही होती है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, बल्कि आपको साइकोलॉजिकली आपकी बहुत सी काउंसलिंग कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए। जब
आप यहाँ ज़ेरे तालीम हैं और आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तुर्की के किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस डिग्री की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस कैसी है? क्या पूरी दुनिया में डिग्री क्या हमें टर्किश ज़ुबान में मिलेगी और उसकी दुनिया भर में एक्सेप्टेंस कैसी है? इस्तांबुल आइडल यूनिवर्सिटी के जो है वो मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूरोप में, उनके साथ वो पैनल पे एफिलिएटेड है। इट मीन्स कि नॉट जस्ट डिग्री एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते हुए चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, या आप जस्ट 6 मंथ के लिए आप चाहते हैं कि मैं इरास्मस करूँ। एक यूरोपियन का एक प्रोग्राम होता है जिसे इरास्मस कहा जाता है, तो इसमें यूरोपियन आपको पूरे जो है फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं दूसरे कंट्री में, और वो फंड इनफ होते हैं कि आपके रहने के लिए, आपके टिकट और तमाम आपके अखराजात पूरे करने के लिए। तो और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो तुर्की की जो डिग्री है वो इंग्लिश ज़बान में भी मिलती है। अगर आप इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंग्लिश ज़बान में वो डिग्री मिलती है, और वो डिग्री जो है वर्ल्ड वाइड जनरली तमाम कंट्रीज में एक्सेप्ट की जाती है। सो एक्सेप्टेड डिग्री है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से डिग्री ली और वो कहीं एक्सेप्टेड नहीं है। नहीं, वो डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर अवैस वोरा साहब कि आपने टाइम दिया, हमें रहनुमाई दी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये बातें सुन के और ये आज का व्लॉग हमारा देख के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और रहनुमाई मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वोरा साहब हम कह सकते हैं कि आप हमारे लिए दस्तयाब होंगे। हम सेशन करते रहेंगे इस हवाले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी रहनुमाई होती रहे। हम ये कोशिश करेंगे कि इन्हें अवैस वोरा साहब को ज़हमत देते रहें, क्योंकि उनकी अहमियत इसलिए है कि ये यहाँ पढ़े भी और अब यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जितना अच्छे तरीके से सिस्टम को जानते और समझते हैं और अप टू डेट रहते हैं, इतना ज़्यादा कोई एजेंट कम अज़ कम नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इस खिदमत खल्क में हमारा साथ देंगे। तो आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, दुनिया में बैठे कहीं भी हमारे दोस्त को, हमारे व्यूअर्स को, तो आप कमेंट्स कीजिए, हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे राब्ता कीजिए। हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि उस सवाल के जवाब के लिए एक बाकायदा सेशन किया जाए। अब आपसे चाहते हैं आज के इस व्लॉग से इजाज़त। हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।